नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 3। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सारथी रथ कॉलेज की ओर घुमाओगे कि हम चाबुक उठाएं? ड्राइवर ने गाड़ी कॉलेज की ओर मोड़ ली। संजय जानता था कि रफीक उस अवस्था में है जहां उससे कुछ भी कहना बेकार है, अतः वो खुद ही चुप हो गया। ट्रैक्टर कॉलेज की ओर बढ़ चला। ट्रैक्टर ज्यों ही कॉलेज के पास पहुंचा, रफीक ने गाड़ी रुकवाई। संजय पहले उतरा और उसके साथ ही घूमते हुए उतरा रफीक। संजय ने रफीक की जिद के कारण कॉलेज गेट को देखते हुए कमर तक झुककर प्रणाम किया और फिर नारियल की जगह एक ईंट उठाकर फोड़ दी और रफीक को देखते हुए कहा, हो गया ना, अब चलें? रफीक ने खुमारी में बोझिल आंखों से भी मुस्कुराते हुए चलने का इशारा किया। दोनों वापस ट्रैक्टर पर सवार होने को ही थे कि संजय ने कॉलेज के भीतर से कुछ आवाजें सुनी। सुख बुगाती दबती दाबती आवाजें। फिर उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है, मगर दोबारा जब आवाज आई तो यूं लगा ज्यो ज्यो कोई उल्टियां कर रहा हो। उसे शंका हुई। वो रफीक को कहे बिना ही कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ा। आमतौर पर छुट्टियों के दिन कॉलेज बंद रहता था, मगर गेट बंद होने पर भी चौकीदार भीतर मौजूद रहता था। संजय ने गेट खटखटाकर चौकीदार को आवाज दी, बेनी बाबू। संजय की आवाज का पहली मर्तबा कोई जवाब नहीं आया। बेनी बाबू, संजय ने दोबारा आवाज दी। कौन है बे? भीतर से एक रोबीली मगर फंसी फंसी सी आवाज आई। संजय उस आवाज और तेवर से समझ गया कि यह आवाज बेनी बाबू की नहीं हो सकती। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाय के एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। उसने सवा तेवर से कहा, तुम्हारे बाप हैं, खोलो दरवाजा। संजय गरजा। संजय के आवाज के बाद भीतर से कोई आवाज नहीं आई, मगर संजय को चिल्लाता सुन रफीक का खुमार हिल गया। वो और साथ के कुछ लड़के ट्रैक्टर से उतरकर गेट पर आ गए। बेनी बाबू, लड़की वड़की लाए हैं क्या? खोलिया की पुलिस से खुलवाएं। अब की रफीक ने जो डांटते हुए कहा तो गेट पर कुछ खड़खड़ाहट हुई और बेनी बाबू ने ही गेट खोला। गेट खोलते ही बेनी बाबू हाथ जोड़कर लगभग कांपते हुए लाचार से एक और खड़े हो गए। संजय उनको परे करके जब भीतर घुसा तो कॉलेज प्रांगण की स्थिति देखकर वो सन्न रह गया। कॉलेज के क्लास तो बंद थे, मगर प्रांगण में ही लगभग 25-30 लड़के शराब के नशे में लगभग बेहोश थे। सारे प्रांगण के पेड़ों, खंभों तथा दीवारों पर रंग बिखरे हुए थे और जगह जगह अनुपम राय के समर्थन के स्लोगन लिखे हुए थे। संजय के साथ साथ रफीक और कुछ और लड़के भी घुस आए। भीतर पड़े लड़के बेसुध थे। संजय ने चारों ओर की स्थिति देखी और गरज कर कहा, कौन मजमा लगाया है बे? नेताजी प्रणाम। वही रोबीली और फंसी हुई आवाज आई। अजा आवाज अनुपम राय की थी। अनुपम राय लड़कों की भीड़ में से आगे आते हुए बोला। अनुपम राय झुन्नू भैया का समर्थित प्रत्याशी, 6 फीट के आसपास का आकर्षक युवक। बाहरी परिवेश से आने के कारण उसके पहनावे ओढ़ावे में एक अलग बात थी, एक पाश्चात्यपन था। जींस के ऊपर पहना हुआ कसा कुर्ता रंग से सराबोर ही था। पांव में कीमती सैंडल और चाल में गर्व। उसके देखे से एक बात साफ थी, वो ये कि वो अपने साथियों की तरह नशे में धुत नहीं था। उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने पी हो, मगर फिर भी वो पूर्णतया होश में था और अब ठीक संजय और रफीक के सामने खड़ा था। ऐसे होगी नेतागिरी, संजय ने तेज आवाज में ही कहा। आप सिखाएंगे हमें कैसी होगी नेतागिरी? अनुपम ने मखौल उड़ाते हुए कहा। अनुपम के पीछे भी 2 लड़के आकर खड़े हो गए थे। नहीं बाबू, नेतागिरी तो तुम्हें झुन्नू भैया सिखा रहे हैं। तो उन्होंने तुम्हें आचार संहिता के बारे में कुछ नहीं बताया? संजय ने अनुपम को तरेरते हुए कहा। क्या लिखा है उसमें? अनुपम ने बेफिक्री से कहा। अनुपम के इतना कहने पर रफीक, जो अब थोड़े बहुत होश में था, अनुपम की ओर बढ़ा, मगर संजय ने उसे हाथ लगाकर
रोक दिया और अनुपम से कहा, उसमें लिखा है कॉलेज परिसर में किसी किस्म का अवैधानिक कार्य निषेध है और चुनाव प्रचार के लिए भी कॉलेज परिसर को गंदा नहीं किया जाए। संजय के इतना कहते ही अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवैधानिक तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था दोस्त, यार थे, थोड़ा बहक गए, वैसे होश में तो मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अनुपम ने रफीक की ओर देखते हुए कहा। अनुपम चुप हुआ ही था कि उसके पीछे खड़ा लड़का नशे की हालत में ही बोला, आचार संहिता तो चुनाव की घोषणा के बाद लागू होती है, सो आचार संहिता का हवाई जहाज बनाकर उड़ा दीजिए। हवाई जहाज तो हम तुम्हारा बनाएंगे बेटा, एक मिनट रुको, अब की रफीक ने कहा और अपने फोन से झुन्नू भैया को फोन मिलाया। फोन झुन्नू भैया ने ही उठाया। रफीक ने उसे स्पीकर पर कर दिया और बोला, भैया हैप्पी न्यू ईयर। कौन मूर्ख है बे? उधर से झुन्नू भैया की आवाज आई। भैया आपके प्रत्याशी कॉलेज परिसर में दारू पीते और रंगरलियां मनाते धरे गए हैं, पूछने पर हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। अब हम कोतवाली फोन करने से पहले आपको फोन कर लिए, इतना समझदारी का काम किए और आप कह रहे हैं कौन मूर्ख है बे? रफीक ने धीमे धीमे रुक रुक कर कहा, बबलू वहां है? जुन्नू भैया ने तैश में कहा। बबलू तो पता नहीं कहाँ है भैया, यहाँ तो जो है अपना नाम अनुपम राय बता रहा है। रफीक ने कहा, अरे उसी का नाम बबलू है, उसे फोन दो। लीजिए, हमारी बात का तो भरोसा है नहीं आपको, बोलो बबलू बेटा। रफीक ने मोबाइल आगे कर चिढ़ाने के अंदाज में कहा। बबलू निकलो वहां से जल्दी, जुन्नू भैया ने तेज आवाज में लगभग आदेश देते हुए कहा। ये सुनते ही रफीक ने फोन अपनी ओर किया और बोला, अरे नहीं झुन्नू भैया, ऐसे कैसे? लड़के से कहिए कि जो गंद यहाँ फैलाया है साफ करके निकले। आप क्या चाहते हैं कि दारू की बोतल सिविल लाइंस कोतवाली के दरोगा साहब उठाएं? और ये जो कॉलेज भर को अपने नारे से रंग दिया है, ये भी कहिए कि साफ करा जाए। रफीक की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। झुन्नू भैया ने अनुपम को क्रोध में ही सही मगर वैसा ही निर्देश दिया। अनुपम ने अपने दोस्तों की ओर देखा। दो एक को छोड़कर शायद ही कोई चल पाने की स्थिति में था। रफीक ने आग में घी डालते हुए एक बाल्टी पानी भरकर अनुपम के सामने उस गरज से कर दिया कि अब पेड़ों और खंभों पर लिखे नारे मिटाओ। अपमान का घूंट पीते हुए भी अनुपम ने वो सब काम किए जो उसे नागवार था। कम से कम अपने दोस्तों और प्रतिद्वंदियों के सामने कपड़ा उठाकर अपने ही नारे मिटाना अपमान ही था। अनुपम अपमान रख चुका था। लगभग आधे घंटे में सारी सफाई होने के बाद संजय और रफीक की टोली फिर शोर मचाते हुए गंगा घाट की ओर मुड़ी तो उन्होंने चौक में लगी एक मूर्ति के आगे रंगों से सराबोर डॉग साहब को बैठे हुए देखा। डॉग साहब घुटने को हाथों से बांधे डरे हुए बुदबुदा रहे थे। लाल किले में उस दिन के जलसे में इतनी छोटी बात पर बादशाह को गुलाम कादिर खान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो नहीं जानते गुलाम कादिर खान शैतान का जाया है और शैतान अपमान भूलने नहीं देता। मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काए नहीं जाता। किस्सा है, तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगी। यह लगभग असंभव इसलिए भी था क्योंकि भगवान शिव तपस्यारत थे। उनकी तपस्या तोड़ना आवश्यक था क्योंकि तारकासुर सर्वनाश पर उतारू था। देवताओं की मंत्रणा के बाद तय हुआ कि कामदेव ही भगवान शिव को तपस्या से विरत कर सकते हैं। कामदेव ने कार्य स्वीकार कर लिया और अनेक विधियों से शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव शिव जब किसी विधि भी नहीं टूटे तो कामदेव ने अंतिम उपाय किया। उन्होंने अप्सराओं और सुंदरियों को हटाकर स्वयं कमान संभाली, मगर उन्हें शिव का भय भी था। सो एक आम के पेड़ की ओट लेकर कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण शिव को लगा और शिव की तपस्या टूटी। क्रोध के अधीन जैसे ही शिव ने अपने नेत्र खोले, वैसे ही आम के पेड़ समेत कामदेव जलकर भस्म हो गए। जिस स्थान पर कामदेव भस्म हुए वो स्थान कामेश्वर धाम कारो बलिया में था और आज एक तीर्थ स्थल है। सो समझिए कि जहां की मिट्टी में ही कामदेव का भस्म मिला हो, वहां की मिट्टी में कितना प्रेम, कितना यौवन, कितना श्रृंगार मिला होगा। उसी मिट्टी में लड़ते भिड़ते खेलते मलते जवान हुए रफीक की जिंदगी से भी प्रेम कितने दिन दूर रह सकता था? नहीं रह सकता था। प्रेम की बयार तो अपने गंतव्य से चल ही चुकी थी, बस अभी रफीक तक नहीं पहुंची थी। रफीक कार्यालय में था और बयार अब पहुंचने को ही था। जब वो पहुंची तो सबसे पहले उसे बिरजू ने देखा।
और फिर कार्यालय के भीतर चला आया जहां रफीक पहले से बैठा हुआ था। भैया, नेता भैया, भैया, नेता भैया कहाँ है? बिरजू ने कार्यालय में घुसते ही पूछा। गांव गए हैं फसल कटवाने। क्या भैया? रफीक ने थूक घोंटते बिरजू को देखकर कहा। लड़की आई, लड़की लड़की। बिरजू के मुंह से बस इतना ही निकला। लड़की कार्यालय में? अबे राह भटक गई होगी, पानी पिला के रास्ता बता दे। रफीक ने भी आश्चर्य से कहा। नहीं भैया, नेता भैया को पूछ रही है। बिरजू ने फिर कहा। नेता को? लड़की? नेता कुछ करके लापता हुआ है क्या पक्का? अकेले है लड़की? रफीक ने फिर पूछा। ना भैया, लड़की के साथ एक लड़का भी है। लड़की के साथ एक लड़की भी है, 17-18 साल का। बिरजू ने कहा। लड़की? रफीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जैसा उसका हाव भाव है उसको लड़का कहना ज्यादती हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, भेज दो भीतर और दरवाजा खुला रखना। कोई भरोसा नहीं, कुछ हो हल्ला मचा दी तो नेता फसल कटवाता रह जाएगा और दवनी अनुपम राय कर जाएगा। रफीक ने कहा। उसके पहले शब्द सुनने के साथ ही बिरजू बाहर निकल गया था। रफीक ने मेज पर बैठे बैठे ही बालों में हाथ फेर लिया। ठीक सामने पड़ी सरस कहानियां उसने तेजी से डस्टबिन में डाल दी। बिरजू के बाहर निकलते ही वो भीतर घुसी, मगर उससे पहले घुस आई एक रूह फरोश खुशबू। रफीक अभी तय कर पाता कि यह खुशबू अंबर की है या मस्क या फिर संदल की, तब तक वो भीतर आ चुकी थी। रफीक उसे देखते ही हड़बड़ा गया। लड़की बुड़के में थी, सरापा पर्दे में। उसके साथ नाजुक सा कम उम्र एक लड़का भी था। लड़की मेज के दूसरी तरफ रखी दो कुर्सियों में से एक पर हथेली टिकाकर खड़ी हो गई। लड़की ने जब देखा कि रफीक बुत सा खड़ा है तो वो खुद ही बैठ गई। साथ आया लड़का मगर खड़ा ही रहा। ज्योति के भैया आप ही हैं? लड़की ने थोड़ा संयत होकर पूछा। जी मैं ही हूं। संजय जी? नहीं रफीक। आप कहिए क्या काम है? रफीक? मगर ज्योति ने तो संजय बताया था। काम तो उन्हीं से था, कब तक आ सकेंगे? लड़की ने परेशान परेशान सा कहा। शायद शाम तक। ओह, फिर कैसे होगा? लड़की विचलित होकर पीछे खड़े लड़के की ओर मुड़ी जो खुद ही कातर खड़ा था। आप परेशानी बताएं। रफीक अब थोड़ा संयमित होकर बोला। जी मेरी परेशानी से ही वही निजात दिला सकते हैं। उनकी परेशानियां मैं ही संभाला करता हूं, आप बताएं। रफीक ने कहा। लड़की अब भी असहज ही थी और हाथ में लिए बॉल पेन के बटन को अनवरत दबाए जा रही थी। जब 2 क्षण चुप रहने के बाद वो फिर मुझे मुड़कर साथ आए लड़के की ओर देखने लगी तो रफीक कुड़ गया। उसने लड़के की ओर देखा और लड़के से पूछा। भाई नाम क्या है तुम्हारा? फफी फेकर फफ कहना। लड़के ने फौरन कहा। मालूम पड़ा कि लड़के की जुबान मोटी थी और वो तुतलाता था। क्या? रफीक की समझ में कुछ नहीं आया था। फर फफी फेकर फकफेना, लड़के ने दोहराया। अरे फल का शब्द रूप नहीं पूछ रहे हैं भाई, नाम पूछ रहे हैं, नाम। रफीक ने परेशान होकर कहा। लड़की को भी रफीक की बात सुनकर हंसी आई, मगर हंसी दबाते हुए उसने हंसी को मुस्कुराहट तक सीमित कर लिया और बुर्के के भीतर से ही बोली। शशि शेखर सक्सेना है इनका नाम। लड़की ने अब फिर लड़के को देखा। उसका दिमाग एक बार फिर घूम चुका था। लड़का हालांकि बिना किसी संकोच के मुस्कुरा ही रहा था। रफीक ने बहरहाल कहा। शशि जी जरा बाहर जाकर बैठे, दीदी झिझक रही हैं आपसे। लड़का तो जैसे इसी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। वो सिर को एक दफा हिलाकर बाहर निकल गया। लड़के के जाते ही रफीक ने लड़की से कहा। हाँ अब बताएं, कैसे कहूं? लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। जुबान को थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आवाज बाहर जरूर आएगी, आप कोशिश करें। रफीक ने मजाहिया अंदाज में ही कहा। मैं इतिहास सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, लड़की ने बहुत हिम्मत करके बताया। बढ़िया। रफीक ने मेज पर कोहनी टिकाकर हथेली में ठोड़ी रखते हुए कहा। फर्स्ट ईयर में मेरे यूरोप के इतिहास पेपर में 68 नंबर आए थे, लड़की ने कहा। ये तो अच्छे नंबर है, रफीक ने कहा। जी कहकर लड़की चुप हो गई। तो फिर परेशानी क्या है? रफीक ने फिर पूछा। सुनिए तो, बुरके के पीछे से लड़की की लगभग भारी आवाज आई। सुन ही तो रहा हूं, आप ही दरमियानी इतवार ले रही हैं, रफीक ने कहा। एक लड़का है? लड़की ने फिर तेजी से बॉल पेन को बटन दबाते हुए कहा। अच्छा, प्रेम की प्रॉब्लम है, रफीक ने थोड़ा विषाक्त ही कहा। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये लड़का मुझे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है, मगर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। इस शहर की लड़कियों को इसकी आदत होती है।
लड़की ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, पिछले साल इसने मेरे रिक्शा पर एक चिट्ठी फेंक दी थी, जिसे बिना पढ़े मैंने वहीं फाड़ कर फेंक दिया था। उसने इस बात का बदला मुझसे लिया। कहते कहते लड़की का गला भर आया। मैं समझ सकता हूँ, रफीक ने पानी का गिलास लड़की की ओर सरकाते हुए कहा। रफीक की आवाज में उभरी सांत्वना को सुनते ही लड़की फिर समझ गई कि वो गलत समझ रहा है। उसने फौरन ही कहा, सेकेंड ईयर में दाखिले के बाद जब मैं परिचय पत्र लेने गई तो मुझे पता चला कि वो तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। पहले तो मुझे लगा कि कॉलेज से ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसीलिए दोबारा बनवा लिया। मगर रफीक ने पूछा। मगर 2 दिन पहले ही मेरे घर के पते पर एक एडमिट कार्ड आया, यूरोप के इतिहास के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का एडमिट कार्ड। लड़की ने रुंधे गले से कहा। क्या? रफीक चौंका। हाँ, उस लड़के ने आईडी कार्ड्स में से मेरी तस्वीर निकालकर फर्स्ट ईयर के उसी पेपर का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया। यानी आपको अब उस पेपर की परीक्षा फिर देनी होगी जिसमें आपके 68 नंबर थे। रफीक ने फिर चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, बलिया वीरों की धरती ऐसे ही नहीं कही जाती। कहते कहते रफीक की हंसी छूट पड़ी। और आपको ये मजाक लगता है? लड़की ने उठते हुए कहा। नहीं नहीं, नाराज ना हो, सिर्फ ये बताएं कि आपको कैसे पता कि ये उसी की करतूत है। रफीक ने हंसी दबाते हुए पूछा। ये जो लड़का मेरे साथ आया था ना, ये उसी के ग्रुप का है। उसी ने बताया, लड़की ने कहा। कौन? ये फलम फले फलानी? रफीक ने उसी लड़के की बाबत कहा। मतलब? लड़की ने पूछा। मतलब ये कि आपका मामला थोड़ा पेचीदा है, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, संजय की भी लिखाई पढ़ाई के लिए और मेरी भी लड़ाई तुड़ाई के लिए। लड़के का और अपना नाम और रोल नंबर लिखवा दीजिए। रफीक ने साथ ही रखे संजय के लेटर हेड पर कलम घुमाते हुए कहा। लड़के का नाम मुझे नहीं पता, जिस लड़के को लाई थी उसी से पूछ लीजिए। और हाँ, प्लीज मेरा काम कर दीजिएगा। मारपीट के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी, बस ज्योति ने कहा था इसीलिए। लड़की ने करीने से बुर्के को सहेजते हुए कहा। हो जाएगा, आप मुतमईन होकर जाएं। रफीक ने कहा। शुक्रिया, कहकर लड़की बाहर जाने को खड़ी हो गई। अपना नाम, पिता का नाम और परीक्षा का रोल नंबर लिखवा दीजिए। रफीक ने कागज पर कलम खटखटाते हुए पूछा। उजमा हसन, अब्बू का नाम मुस्तकीम हसन और रोल नंबर? मुस्तकीम हसन, जिला व्यापार संघ वाले मुस्तकीम हसन? रफीक ने आश्चर्य से पूछा। जी वही, लड़की ने धीमे से ही कहा। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? अब्बू से ही कह देती, सारा महाविद्यालय आपके घर आ जाता। रफीक हसन साहब के रसूख से भली भांति परिचित था। नहीं, प्लीज मेरी बात सुने, कहते हुए लड़की ने वहशत में नकाब उलट दिया और उसी वहशत में कहती गई। उन तक बात पहुंच गई तो मेरी तालीम रुक जाएगी। मैं बहुत गुजारिशों के बाद पढ़ रही हूँ, लड़की ने कहा और उसके बाद भी कुछ कुछ कहती रही, मगर रफीक सुन नहीं पाया। नकाब के पलटे जाने के बाद उसके कानों में शहनाई बजने लगी थी। उसे लगा कि किसी नूर ने, किसी आसमानी रोशनी ने जिस्म का पैरहन पहन लिया है। बरकतों का अगर कोई चेहरा होता होगा तो ऐसा ही होगा। उसे लगा कि अजान की आवाज उसके हर बोल के साथ फूट रही है। उसने महसूस किया कि ऐसे किसी चेहरे के लिए आदम ने फल तोड़ लाने का गुनाह कर दिया होगा। यूं मुंह बाए वो नकाब उठाने की खुमार में ही रहता अगर लड़की ने जोर से ना कहा होता। आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा ए मेहरबानी अब्बू तक बात ना पहुंचे, ठीक है ना? हाँ हाँ, हो जाएगा, बेफिक्र रहें आप। रफीक की बेसुधी टूटी और उसने अचानक ही कहा। शुक्रिया, कहकर लड़की तेज कदमों से बाहर निकलने लगी। सुनिए, रफीक ने टोका, आपका काम हो जाए तो आपको खबर कैसे हो? मेरा मतलब है, कॉलेज में रोक कर बताना शायद आप गवारा ना करें। आप बता सकते, गवारा कर लूंगी। लड़की के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आई और वो अब के ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके निकालने के कुछ ही समय बाद संजय कार्यालय में घुसा और कमरे में फैली रूह फरोश खुशबू को जज्ब करता हुआ रफीक से पूछा, कौन आया था बे? तबाही। रफीक ने पंखे की ओर एकटक देखते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। सीटीपीजी कॉलेज, जनपद का 70 साल पुराना कॉलेज। दिन में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के चहल पहल से भरा रहने वाला कॉलेज शाम ढलते ही चिड़ियों की चहचहाट के बाद गहन शांति की चादर जब ओढ़ लेता था तो झिंगरों की झाएं झाएं भी शोर का ही आभास देती। पीछे मैदान में कोई सियार भी हुआ हुआ कर जाए
तो अचंभा नहीं। खामोशी इतनी कि महाविद्यालय में रात की पाली के सुरक्षा गार्ड बेनी बाबू अपने ही खर्राटे से डर जाया करते थे। मगर आज रात विश्वविद्यालय की छत पर से एक घबराती हुई चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। बेनी बाबू को खटका लगा, भूत पिशाचों का डर भी लगा। मगर जब बार बार आवाजें आती रहीं तो वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। आवाज ऊपर कॉलेज के छत से आ रही थी। आवाज के पीछे पीछे जब वो छत पर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि छत की मुंडेर पर रफीक ने एक लड़के को बैठा रखा था, बिल्कुल यूं कि अब एक धक्के से लड़का महाविद्यालय की छत से 50 फीट नीचे जमीन पर गिर पड़े। लड़के की गर्दन एक दूसरे लड़के नसीम ने ऐसे पकड़ रखी है जैसे वो अभी उसे छत से नीचे की ओर धकेल देगा। लड़का बेतरह चिल्ला रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। रफीक के साथ नसीम और बिरजू थे जिसे बेनी बाबू नहीं पहचानते थे। वो स्थिति देखकर जड़ हो गए थे। उनके आने की आवाज और टॉर्चर की रोशनी से रफीक ने पहचाना। अभी वो कुछ कहते उससे पहले रफीक ने ही कहा, अरे बेनी बाबू, आइए आइए आइए, देखिए तो लड़का अपना नाम भूल गया है, पहचानते हैं इसको? नाम पूछिए जरा, रफीक ने कहा। उसके मुंह खोलने से शराब की बदबू का एक भवका सा बेनी बाबू तक पहुंचा। आप लोग यहां ऊपर आए कैसे? बेनी बाबू अलग ही परेशान थे। हम लोग कैसे आए? ताला खोल के बेनी बाबू। 5 रुपए में तो चाबी बन गया, रफीक ने यूं ही कहा जैसे वो अपने घर में आने की प्रक्रिया बता रहा हो। ये क्या कर रहे हैं? लड़का नीचे गिर जाएगा। बेनी बाबू को अब वस्तु स्थिति का एहसास हुआ। वो रफीक के छत तक आने की कहानी छोड़कर मूल बात पर पहुंचे। नहीं गिरेगा बेनी बाबू, अभी नाम बता देगा तो इसको उतार लेंगे। नाम ही नहीं बता रहा, रफीक ने बेनी बाबू से कहा। रफीक बेनी बाबू के साथ उलझाई हुआ था कि उसी बीच बिरजू ने चुपके से सबसे छुपाकर संजय को जल्दी कॉलेज आने का मैसेज कर दिया। वो फोन नहीं कर सकता था और उसे लग रहा था कि रफीक और नसीम, जो कि नशे में है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसीलिए उसने संजय को मैसेज कर आने को लिख दिया था। लड़का मर जाएगा रफीक, आप हमारे बेटे जैसे हैं। यहां से गिरा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, केस मुकदमा हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी बेटा। बेनी बाबू गिड़गिड़ाए। अरे कुछ नहीं होगा बेनी चा, देखिए लड़के से लिखवा के चिट्ठी इसी की पॉकेट में रखे हैं कि कोटा में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए हम जान दे रहे हैं। अरे ऐसा मत कीजिए रफीक बेटा, छोटा बच्चा है, इसको देखें, यही शायद इंटर कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज के आसपास दिख जाता है। बेनी बाबू ने फिर गुजारिश की। यही तो, इंटर कॉलेज का लड़का पीजी कॉलेज के आसपास क्यों दिख जाता है अक्सर? आप लोग बैठ के खैनी ठोक रहे हैं केवल, लटकाना तो आपको चाहिए। ए बिरजू, पकड़ चाचा को, रफीक ने आवाज कड़ी की। कुछ किया है क्या ये लड़का? बेनी बाबू ने डरकर पीछे हटते हुए कहा। हाँ, नाम नहीं बता रहा है, रफीक ने फिर वही बात दोहराई। बेनी बाबू को समझ नहीं आया कि आखिर नाम में ऐसा क्या है जो रफीक जानना चाहता है और वो लड़का बता नहीं रहा। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बेनी बाबू ने लड़के को पुचकारते हुए कहा। हमसे गलती हुई है, हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं, अब कभी इधर कॉलेज की तरफ नहीं आएंगे, हमें छोड़ दीजिए, लड़का ने रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश की। देख रहे हैं ना बेनीचा, सब राग सुना दे रहा है, बस राग नामेश्वरी सुनाने में ही इसकी। रफीक ने लड़के का कॉलर पकड़े हुए अभी इतना ही कहा था कि उसका ध्यान संजय की बुलेट की आवाज ने खींच लिया। संजय नीचे कॉलेज की गेट पर बुलेट लगा रहा था। इसका सत्यानाश जाए, ये कैसे आ गया? कौन मुखबरी किया बे? नसीम तुम? रफीक ने बिफरते हुए पूछा। अल्लाह कसम भैया, हम तो तब से इसको पकड़े हुए हैं, खड़े हैं, खबर करेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़ेंगे तो मर जाएगा। नसीम ने सफाई दी। बिरजू तुम बुलाए इसको? रफीक ने बिरजू से गुस्से में पूछा। आपकी कसम रफीक भैया, बिरजू ने तर्जनी और अंगूठे से कसम खाने के अंदाज में गला छूते हुए कहा। झूठा कसम खा के मार दो साले, तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह मुसलमान खत्म हो। रफीक ने अब झूठा गुस्सा दिखाते हुए डांटा। अरे राम राम बोलिए भैया। बिरजू को लगा कि रफीक सच में नाराज है। अल्लाह अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा, रफीक ने मुस्कुराते हुए। जब तक बिरजू से ये बात कही तब तक संजय छत पर आ चुका था। उसे देखते ही बेनी बाबू की जान में जान आई।
वो सीधे दौड़कर संजय के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या मजलिस लगाए हो मियाँ? अरे आओ नेता, कैसे पहुंचे? रफीक ने उलझती आवाज में ही कहा। जब पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास आ जाते हैं। ये कहो लड़के को क्यों लटकाए रखे हो? कसूर क्या है इसका? संजय ने छत की बाउंड्री वॉल पर उछल कर बैठते हुए पूछा। कसूर का तो ऐसा है मियाँ कि लड़का कसूर का आफताब है। उम्र से पहले जवान हो गया है। चलती रिक्शा पर लड़कियों का दुपट्टा खींच देता है। एसिड वेसिड भी रेडी रखता है एनी टाइम। कामदेव का सीधा रूप है, यूसुफ है यूसुफ। जिसको चुन लिया उसको हाँ करना ही है, नहीं तो लड़की का फॉर्म भर के बैक लगवा देता है। रफीक ने लड़के का गाल खींचते हुए कहा, अच्छा वो वाला केस है। संजय को उजमा की समस्या याद आ गई। हाँ नेता, और ढीठ इतना है कि नाम पूछने पर बता नहीं रहा। रफीक ने जब फिर वही बात कही तो नसीम की हंसी छूट गई। संजय ने एक बार नसीम को देखा, फिर रफीक को देखा, फिर लड़के से पूछा, नाम क्या है? भैया हम नहीं बता सकते, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माँ बाप ने गुप्त रोग के नाम पर तो नाम ही रखा होगा, बता दो। शर्माने की बात नहीं है, संजय ने समझाते हुए कहा। भैया वो बात नहीं है, हम जैसे ही नाम बताएंगे हमको नीचे फेंक देंगे। लड़के ने नसीम की तरफ इशारा किया जो अब तक उसे पकड़े रखा था, और अब उसकी बात से फिर हंस दिया था। क्यों फेंक देगा? संजय ने हसरत से पूछा। भैया हम सुन लिए ये कह रहे थे कि लड़के का नाम पुष्कर है, जैसे ही लड़का कहे पुष्कर तो इसको पुश कर देना, टंटा खत्म हो जाएगा। लड़के ने रफीक की ओर इशारा करते हुए बताया। बाक साला, नाम है कि आत्मघाती बम है। माँ बाप भी कितना फिदाइनी माँ बाप भी कितना फिदाइन नाम रख देता है, पुष्कर। कहते हुए संजय को हंसी के रेल लग गई। उसके साथ साथ सभी हंस पड़े। संजय ने लड़के को नसीम से छुड़वाया और हंसते हुए ही पूछा, पिताजी का नाम क्या है? भैया इससे तो अच्छा हमें नीचे ही फेंक दीजिए, मगर पापा तक बात मत पहुंचाई। उसकी बात से संजय को फिर हंसी आ गई। चलो भागो, बिना पीछे मुड़े भाग जाओ, और इधर कॉलेज के आसपास दिखे तो पापा से ही पुश करवाएंगे। चलो सीधी रेखा में निकलो। संजय के इतना कहने की देर थी कि लड़का नाक की सीध में यूं भागा जैसे कमरे में बंद चिड़िया खिड़की खुलने पर भागती है। उसके जाने के बाद संजय ने रफीक से कहा, ये सब गुंडई ना क्या करो मियाँ, हमको चुनाव लड़ना है भाई, मुकदमा नहीं। चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं, लड़कियों का वोट सेट कर रहे थे तुम्हारे लिए। रफीक ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। मेरा वोट सेट कर रहे थे कि अपना गोट सेट कर रहे थे? संजय ने मोटरसाइकिल में चाबी लगाई। मतलब? रफीक ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठते हुए कहा। साफ दिख ही रहा है कि तुम्हारा कबूतर फिर उड़ेगा। संजय ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। रफीक उसकी बात सुनकर उदास हो गया और उसी उदासी में कहा, पुराना जमाना ही ठीक था नेता, लोग बाण मारते थे, आजकल तो दोस्त लोग। खैर जाने दो। रफीक ने आधी बात में ही पूरी बात कही, जिसे समझते ही हंसी के मारे संजय की गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसे संजय ने किसी तरह संभाला। गाड़ी आगे की ओर बढ़ चली। इन उनके बढ़ते ही नसीम अपने घर की ओर निकला, बिरजू कार्यालय की ओर, और बेनी बाबू ने आज सालों बाद सीटी बजाते हुए कॉलेज के चक्कर लगाए। किस्सा है, अमूक जी महाराज रोज 5 कोस चलकर गंगा स्नान को जाते थे। ये उनका नित्य का नियम था। पिछले लगभग 20 वर्षों से बिला नागा इन्हीं दिनों में उन्होंने देखा था कि मार्ग में 4 कट्ठे से ज्यादा एक प्लॉट था जिस पर किसी का मालिकान हक नहीं था। जमीन बहुत ही सुंदर और गंगा नदी के पांव पखारती हुई थी। अब जिस पर किसी का मालिकान हक नहीं होता उस पर सरकार का हक होता है, और जब हक सरकारी होता है तो ये हक सबका होता है। मारे सो मीर की उक्ति चरितार्थ होती है। अमूक जी महाराज सोए और जब जागे तो उनके दिमाग में 4 बीघे की जमीन पर मठ का पूरा आर्किटेक्चर तैयार था। समस्या थी तो बस जमीन अधिग्रहण की। अपनी समस्या पर वो खुद ही हंसे और खुद ही से कहा, यह भी कोई समस्या है? अगले दिन अमूक जी महाराज एक बार नहीं 2 बार नहाने गए। पहली बार भोर की पहली किरण के साथ और दूसरी बार घोर अंधेरी रात के दूसरे पहर। रात में उन्होंने जाकर उस जमीन पर 3 उंगली गड्ढा किया। उसमें पहले
सूखे चने डाले, उसके बाद का छोटा गोलाकार पत्थर डाल दिया और चुपचाप चले आए। अगले दिन से बाबा बिला नागा उसी जगह पर स्नानों स्नानोपरांत जल चढ़ाने लगे। कुछ ही दिन में चने जब फूल गए तो नम मिट्टी फाड़ कर ऊपर आ गए और साथ ही ऊपर आया वो पत्थर। बाबा ने घोषणा की, आरोपी भगवान प्रकट हुए। आप रूपी भगवान प्रकट हुए हैं। बस फिर क्या था? ढोल मजीरे बजने लगे, पूरे 7 दिन का जागरण हुआ और जब जागरण खत्म हुआ तो आप रूपी स्थान पर अस्थाई चबूतरा बन बन चुका था। अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, उन्हें माल असबाब समेटने की जल्दी थी, सो इस धार्मिक और संवेदनशील मामले में क्यों टांग फंसाते? इस प्रकार चने के अंकुरण से 4 बीघे जमीन पर अमुकानंद मठ की नींव पड़ी। बोलिए अमुकानंद महाराज की जय। रफीक के मन में भी एक शुक्रिया रूपी चने की हृदय फाड़ कर प्रेम का अंकुरण कर दिया था। हुआ यूं कि पुष्कर उस रोज के बाद नहीं देखा। संजय ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में 60 से इम्प्रूवमेंट का आवेदन रद्द कर दिया। उजमा को कॉलेज के बाहर रफीक ने महज एक बार सूचना देने के लिए ही टोका था। उजमा ने शुक्रिया कुछ इस अंदाज में किया था कि वो क्षण रफीक के लिए ठहर सा गया था। उसने गुज़श्ता 2-3 सालों में कई जगह वक्त दिया था, मगर इस बार बात कुछ गंभीर थी। अब की दफा उसे लगा था कि ये शुक्रिया महज रस्म अदायगी नहीं थी। सच भी यही था, ये शुक्रिया महज रस्म अदायगी नहीं थी। उजमा ने भी अपनी ओर से कोई खिंचाव तो महसूस किया ही था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जो स्वच्छंदता उसने महसूस की थी, उसमें अपने मन पर अपना बस न होना भी एक था और उसे मालूम तो था कि वो जो सोच रही है, जिधर बढ़ रही है, वो काबिल कबूल नहीं है। मगर उसने ये भी महसूस किया था कि इस पर उसका बस भी नहीं है। रफीक अक्सर उसकी क्लास में पीछे की सीट पर बैठा दिख जाता था। वो उसे देख तो नहीं पाती थी, मगर वो ये जरूर जानती थी कि पीछे बैठा रफीक बस उसे ही देखे जा रहा है। वो इस ख्याल के ही प्रेम में थी। ख्यालों के प्रेम में होना तमाम उम्र आपको प्रेम में बनाए रखता है। रफीक प्रेम में था, इस कारण वो आधे मन से भी संजय के साथ नहीं था। दिन उसका उजमा की क्लास में निकल जाता और शाम कहाँ निकलती ये बस रफीक ही जानता था। चुनाव में अभी वक्त था, इसीलिए संजय ने भी उसे कुछ गंभीरता से नहीं लिया था और स्वयं ही अपने स्तर से तैयारियां कर रहा था। एक दिन जब वो कार्यालय में छात्रों की समस्याओं की पुर्जियां देख रहा था कि तभी बिरजू अपनी क्लास खत्म कर घुस आया। भैया इनका कुछ कीजिए। बिरजू ने आते ही बिफर कर कहा। किसका? संजय ने अचरज से पूछा। रफीक भैया का। और किसका? क्या हुआ? इनका इलेक्शन में एकदम ध्यान नहीं है। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि ध्यान है कहाँ। इतिहास की क्लास में और कहाँ? बिरजू ने बैठते हुए कहा। क्या मियाँ इतिहास की क्लास कर रहा है? संजय ने आश्चर्य से आंख चौड़ी की। बीला नागा भग जुठा। अरे सच कह रहे हैं, आपको तब यकीन जाएगा जिस दिन सुमित्रा माट साहब क्लास से कुर्ता फाड़ते हुए निकलेंगे। क्या हुआ? संजय ने चिंतित होकर पूछा। मत पूछिए। फल वाले की बेटी के चक्कर में क्लास में जाकर बैठ जाते और नाश कर देते हैं क्लास का। अरे नहीं नहीं, ज्योतिया पढ़ती है ना इतिहास, तो वही हाल पता करने चला जाता होगा। संजय ने अपनी चचेरी बहन की बाबत कहा। हाँ भैया पढ़ती तो है, लेकिन पढ़ाई होने दे तब ना। एक दिन की बात है, क्लास चल रहा था सुमित्रा गुरु का। ये चिल्ला के डपट दिए सबको कि तुम लोग साले पढ़ने नहीं देते हो, आगे बेंच पर जाकर सुनेंगे। चले गए एकदम पहले बेंच पर सुमित्रा गुरु के सामने। 1 घंटा सांस रोके त्राटक लगा के लेक्चर सुनते रहे। सुमित्रा गुरु को लगा कि इतिहास से आईएएस का नया कैंडिडेट बस मिल ही गया है। खूब मुंह देख देख कर पढ़ाए और फिर लास्ट में सुमित्रा गुरु का तकिया कलाम है। कोई सवाल? रफीक भैया हाथ खड़ा कर दिए। गुरुजी कहे कि पूछो, तो 2 मिनट सोच के कहते हैं कि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे थे। सारा क्लास लगा हंसने। गुरुजी डस्टर पटक के निकल गए। साला बाकी लड़कों को ही पढ़ने नहीं देगा ही, संजय ने हंसते हुए कहा। हमको लड़कों की चिंता नहीं है, सुमित्रा गुरु की है, मर जाएगा बेचारा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया आप नहीं जानते ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हम तो क्लास में रहते हैं। कल गुरुजी से सवाल कर दिए कि गुरुजी प्लेटो कैसा था? सुमित्रा गुरु अकचका गए, कहने लगे क्या मतलब कैसा था? तो रफीक
भाई कहे कि मतलब आप तो प्रागैतिहासिक काल के हैं, देखे ही होंगे। फिर ठहाका लगा। सुमित्रा गुरु फिर बाहर। हम बात करते हैं, कहाँ है मियाँ अभी? संजय ने पूछा। कहाँ होंगे? प्रेत के दो मकान, या तो पीपल या शमशान। क्लास में नहीं है तो गंगा किनारे बैठे होंगे। मंझौवा घाट पर देख लीजिए, बिरजू ने कहा। संजय मुस्कुराया और बिरजू को लड़कों की समस्याओं की लिस्ट पकड़ाकर बाहर निकल गया। मंझौवा घाट शाम के पहले ही पहर से वीरान हो जाता है। बढ़ियाई गंगा अपने उन्मादी दिनों में सबसे ज्यादा प्रकोप इसी घाट पर दिखाती है। जब वो सामान्य रास्ता छोड़कर बाईं ओर कटान बढ़ाती है तो ये घाट ही सबसे अधिक घाटा सहता है। कहते यहाँ की मिट्टी इस देवीय नदी को इतनी पसंद है कि वो इससे 60 गांठ रखती है और बड़ी आसानी से स्नान को पहुंचे अनाड़ियों को खींच लेती है, जिनका आरोप पिशाचों, डाकनियों और छलावों पर चला जाता है। रही सही कसर रात के तीसरे पहर में गंगीय डॉल्फिनों की उछल कूद पूरी कर देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पीपल वाले की कूद और दादियों और नानियों द्वारा खुले ब्रह्म बताए जाते रहे। सो आश्चर्य नहीं कि मंझोबा घाट पहले पहर के साथ ही वीरान हो जाता। संजय जब बांध की ढलान पार करते हुए नीचे उतरा तो उसे रफीक दिख गया। वो दोनों हाथों को पीछे टेक दिए चांद की तरफ गर्दन उठाए बैठा था। उसकी पीठ संजय की ओर थी। संजय ने चुपचाप अपनी चप्पल खोली। नम पड़ी मिट्टी से उसके पैरों को जो शीतलता मिली तो उसने चलते चलते अपना कुर्ता भी उतार दिया और फिर अचानक ही तेजी से दौड़ता हुआ रफीक के ठीक सामने से गंगा में छलांग लगा दी। अचानक हुए इस वाक्य से रफीक डर गया। वो थोड़ा पीछे छिटका और आयत अल कुर्सी पढ़ने लगा। वो डरपोक कतई नहीं था, मगर ऐसी औचक स्थिति में कोई भी चौंक ही जाता है। रफीक भी चौंक कर एहतियातन खड़ा हो गया था। तभी संजय ने पानी में से सिर निकाला और कान में घुसे पानी को उंगली से निकालते हुए कहा, ओ मियाँ, फुलौना में हवा है कि लीक हो गई? ऐ मर्दे, इस तरह कहीं डराया जाता है? रफीक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अकेले धुनी रमाए हो? पिछपलाई और पीपल वालों से तो डर ही नहीं है और आदमी से डर रहे हो। संजय ने दोनों हाथों से बाल पीछे कर पानी निकालते हुए कहा। वो खुद भी अब बाहर निकल आया था। अकेले कहाँ है? वो तो साथ है ना? रफीक ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन? चंद्रमा? संजय ने चांद की ओर देखते हुए पूछा। नहीं बे, उजमा। रफीक ने एक टक चांद को निहारते हुए कहा। अरे यार, संजय ने उबी हुई आवाज में कहा, जिसका रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने फिर उसके करीब बैठते हुए गमछे से शरीर पोंछते हुए पूछा, पिए हो क्या मियाँ? हाँ, थोड़ा सा, एक बोतल बस। क्या हुआ? रफीक ने पूछा। लड़की? संजय ने आश्चर्य से पूछा। जवाब में रफीक ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, बस फिर सिर उठाकर चांद देखने लगा। संजय को जाहिर हो गया कि रफीक फिर प्रेम में है। उसने मगर फिर भी आश्चर्य से पूछा, फिर से? दिल डोलायमान है नेता, डोल जाता है। रफीक ने चांद देखते हुए ही कहा। ऐसे कैसे बे? दिल ना हो गया लोटा हो गया, चलते फिरते डोल जाता है। ऐसे कैसे डोल जाता है? संजय ने ढलान पर चढ़ते हुए कहा। ऐसे ही होता है, सोच समझ के थोड़े ना होता है। अब देखो, हम तो गहरा पीर से तावीज बंधवाए थे कि अब प्यार मोहब्बत के झमेला में पड़ना ही नहीं है। गढ़ा पीर का बबुआ गारंटी भी लिया था कि बाजू में तावीज पहने रहो, लड़की तुम्हारे बाजू नहीं फटकेगी। और सही भी था। और कॉलेज का तो छोड़ ही दो, सिनेमा रोड में भी हम गुजरे तो लड़कियों का अकाल हो जाता था। तुम्हारी रैली के लिए भी 7 बार 7 लड़की बुलवाए, एक भी नहीं आई। एक दिन तो हद ही हो गई। जचगी वाली खाला हमको घर से बुला कर ले गई। कहने लगी, रशीदन के लड़का नहीं हो रहा, जरा बाहर से चल के चिल्ला दे कि लड़की आएगी। हमने कही उससे क्या होगा, तो कहने लगी तू लड़की बोलेगा तो लड़का हो जाएगा। ये तो हाल हो गया था। कहते हुए रफीक थोड़ा रुका, मगर जब उसने देखा कि संजय उसकी बात ध्यान से मुस्कुराते हुए सुन रहा है तो उसने कहना जारी रखा। बड़ा कमबख्त दिन था जब कार्यालय में आके प्लीज बोल दी।
सवाया तो उस दिन ही गल गए थे हम। उसका काम हुआ, बताने गए तो अंग्रेजी में थैंक यू बोली। रफीक कह ही रहा था कि संजय ने टोका, थैंक यू अंग्रेजी में ही बोला जाता है बे। सुनो, आधा पे बाधा मत डालो। हाँ तो थैंक यू बोली, आधा काम उस दिन हो गया। एक आध बार टकराई तो ठिठक गई, हम बात किए तो बात भी की। एक दिन जाते जाते कहीं एक दिन जाते जाते कही कि आप आसपास होते हैं तो थोड़ा कम डर लगता है। पौना जज्बात उस दिन पिघल गया, लेकिन तब भी गढ़ा पीर वाले बाबा का तावीज काम कर रहा था। एक दिन नंबर मांगे तो फौरन दे दी। रात को 10 से 11 फोन होने लगा। अल्लाह कसम पूरा घंटा बात किए बिना फोन नहीं रखे को दिन। एक दिन कहने लगे हमें रणवीर पसंद है। हमने कही हमें अनुष्का। तो चिढ़ गई, कहने लगी हु सर्जरी कराइए। हमने कही इतना डीप तो हम नहीं घुसे, लेकिन तुम कह रही तो ठीक ही कह रही होगी। फिर खुश हो गई, कहने लगी हमें रामलीला देखने का मन है। हमने कही भगदड़ होती है। तो सिर पीटते हुए कहने लगी फिल्म बुद्धू फिल्म। लड़की जब बुद्धू बोल देना नेता तो इतनी खुशी होती है जितनी साले फुद्दन मियाँ का लुंगी खींच के भागने पर नहीं होती थी। दिल कहता है कि हाँ है हम बुद्धू। इसे 3 का पहाड़ा पूछ लो नहीं आता। अलिफ बे पे पूछ लो नहीं आता। आता भी होगा तो नहीं बताएंगे, इसलिए कि तुम फिर से कहो बुद्धू। उपन्यास किस्तवारी क्यों लिख रहे हो मियाँ, समापन करो। संजय ने हंसते हुए ही कहा। कहने लगी फिल्म बलिया नहीं रसड़ा में देखेंगे। हमने हामी भर दी। हमें लगा मुस्तकीम हसन की बेटी कहाँ जिले से बाहर आ पाएगी, लेकिन नेता आई ही तो गई बुर्का पहन के। जाना पड़ा। टॉकीज की टॉक टाकीज के भीतर हमारे हाथ पर हाथ रख देस। बस पूरा शरीर झिनझिन झिनझिना गया और फिर कंधे पर सिर रख देस। अरे हमारे गर्दन पे उंगली तब थिरकने लगा उसका, तभी हमको भी शंका हुआ कि अब नहीं रुक पाएंगे। गढ़ा पीड़ से भी घंटा ना कुछ हो पाएगा। हमारे सोचते सोचते ताबीज में उंगली फंसा के खींच देस। बस हो गया मसला, खत्म बाजार, हो गया प्यार। रफीक ने बुलेट तक पहुंचते पहुंचते सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर संजय एक दफा रफीक को देखकर मुस्कुराया और फिर कमर पर हथेली रखकर पीठ पीछे की ओर तोड़ते हुए कहा, चलो मियाँ, लोहा पट्टी चलो, आज जज्बात वहीं उतार लेना। कहते हुए ही संजय ने बुलेट स्टार्ट की। जानते हो नेता, वो इस दिन वो इस दुनिया की है ही नहीं। अल्लाह ने उसे मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर मिलाकर बनाया है। और उसका हाथ, ओए होए 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 होए, अगर वो अपना अंगूठा भरी सूरज को दिखा दे तो सूरज बुझ जाए। रफीक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बुलेट पर तेज हवा उसके नशे को लग रही थी। खूब पढ़े हो बेटा मदरसे में, खूब पढ़ाई की हो। पूरे कुरान शरीफ में से तुमको बस हूर का खाका याद है। बढ़िया है, संजय ने हंसते हुए कहा। नेता, तुम कभी विकेट गिराए हो? रफीक ने नशे की हालत में बात दूसरी ओर घुमा दी। मतलब? अरे यार, और कितना हिंदी पूछे। अच्छा लो पूछ लेते हैं। शारीरिक संबंध बनाए हो? भाग साले। हाँ, तुम्हें कहाँ बॉलिंग का टाइम मिला होगा। दिन भर हमारे साथ जवानी गारत करते हो, रात में बाप के बगल में जाके सो जाते हो। यॉर्कर, बीमर, बाउंसर, तुम्हें क्या लोढ़ा पता होगा। रफीक ने बुदबुदाते हुए कहा। अभी वोट गिराने का टाइम है, विकेट शादी के बाद गिरवा लेंगे। संजय ने कहा। गिरवा लोगे मतलब वहां भी आदमी लगाओगे क्या? रफीक ने नशे की हालत में ही समझदार बात की। मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा शादी के बाद। संजय ने उसे टालते हुए कहा। और शादी कब होगा? ज्योतिया की शादी के बाद। मतलब अभी 24 के हो और 2 साल कम से कम। हाँ, तब तो तुमको एक बार मर लेना चाहिए। रफीक ने कहा। क्यों मर क्यों लेना चाहिए? संजय ने तपाक से पूछा। क्योंकि तुम्हारे ही तो किसी ग्रंथ में लिखा है, 12 बरस से कुकुर जिए, 14 बरस ले जाए सियार, और 20 बरस जो बंडा जिए
वाकई जीवन को धिक्कार। हाँ, अपने से धर्म ग्रंथ बना लेते हो साले। संजय ने हंसते हुए कहा। हाँ, वैसे ही जैसे तुम लोग हदीस की व्याख्या कर देते हो। रफीक ने एकदम कान पर आकर उलझती जुबान में कहा और संजय के ही पीठ पर सिर रखकर ऊँघ गया। संजय बहरहाल धीमे धीमे मोटरसाइकिल चलाता रहा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी मज़ेदार लग रही होंगी। तो अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें ज़रूर दें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए द कहानीबाज़। धन्यवाद।